चलिए शुरू करते हैं। हम बात शुरू करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक काफी अजीब कदम से जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। हाँ, फिर देखेंगे कि इस बदलते माहौल में भारत के लिए ब्रिक्स सम्मेलन में क्या मौका है और क्या चुनौती। और उसके बाद वो कूटनीतिक दुविधा भी है। हाँ, वो तथाकथित शांति बोर्ड वाली जिसमें भारत फंसता दिख रहा है। और आखिरी में हम घर वापस आएंगे और हिमालय में चल रही एक परियोजना के विनाशकारी सच को समझेंगे। तो चलिए इसी संतुलन के खेल की पहली कड़ी से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है ग्रीनलैंड से। हाँ, ये काफी दिलचस्प मामला था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक डेनमार्क को प्रस्ताव दिया कि वो ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं। जब डेनमार्क ने मना किया तो ट्रंप ने न सिर्फ अपनी यात्रा रद्द कर दी बल्कि 8 यूरोपीय देशों पर 10 से 25% तक टैरिफ लगाने की धमकी भी दे डाली। मतलब एक तरह से ब्लैकमेल कह सकते हैं। खैर बाद में जब दावोस में उन्होंने अपने बयान से थोड़ा पीछे हटने का इशारा किया तो यूरोप ने राहत की सांस ली। लगा कि चलो संकट टल गया। लेकिन यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है कि क्या संकट वाकई टला था? हाँ बिल्कुल। देखिए, ऊपरी तौर पर तो हाँ, लेकिन असल में नहीं। ये घटना एक बहुत बड़ी और गहरी चिंता की तरफ इशारा करती है। और वो क्या है? वो है नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का धीरे धीरे खत्म होना। ये सिर्फ ग्रीनलैंड या टैरिफ की बात नहीं है। तो फिर ये किस चीज की बात है? यह उस भरोसे के टूटने की बात है जिस पर पिछले कई दशकों से दुनिया का व्यापार और स्थिरता सब कुछ टिका हुआ था। अब ऐसा लग रहा है कि जिसके पास ज्यादा ताकत है वो अपनी मनमानी कर सकता है। इसी से जुड़ी एक बात हमारे स्रोत में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कही थी, जो सुनने में बहुत डरावनी लगती है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। उन्होंने दावोस में कहा कि बड़ी ताकतें अब व्यापारिक समझौतों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, टैरिफ का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए कर रही हैं। और फिर उन्होंने एक लाइन कही जो दिमाग में घूम जाती है। कौन सी? नियमों का पालन करके सुरक्षा खरीदने की उम्मीद मत करो, वो नहीं मिलेगी। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अब तक जो वैश्विक व्यवस्था थी कि अगर आप नियमों के दायरे में रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, वो खत्म हो रही है। ये तो पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिला देने वाली बात है। बिल्कुल। और भारत जैसे देशों के लिए इसके बहुत गहरे मायने हैं। ये दिखाता है कि क्यों सिर्फ अपनी ताकत के दम पर काम करने के बजाय कानून के राज को प्राथमिकता देना जरूरी है। मतलब जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही नियमों को ताक पर रखने लगे तो भारत जैसी उभरती शक्तियों के लिए अपने हितों की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा माहौल बना देता है जहां कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। तो इस अप्रत्याशित दुनिया में जहां पुराने नियम काम नहीं कर रहे, देश आखिर किसकी तरफ देखें? और यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा अध्याय शुरू होता है, ब्रिक्स। हाँ, और अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में ही होने वाला है। इसका समय भी बहुत दिलचस्प है ना? बहुत ज्यादा। एक तरफ ट्रंप प्रशासन 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकल रहा है, जिसमें भारत की अगुवाई वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी शामिल है। और अमेरिका तो खुलेआम जलवायु परिवर्तन को एक धोखा बता रहा है। बिल्कुल। तो दुनिया में खासकर पर्यावरण और स्थिरता जैसे मुद्दों पर नेतृत्व की एक खाली जगह बन गई है। और इसी खाली जगह को भरने का ब्रिक्स के पास एक सुनहरा मौका है। स्रोतों के मुताबिक ब्रिक्स अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो गया है। हाँ, उसमें मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई जैसे नए देश जुड़े हैं। तो अब ये समूह दुनिया की आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के लगभग 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ये ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर एक स्थिर आवाज बन सकता है। और आपने जो संतुलन की बात शुरू में की थी ना, वो यहाँ बिल्कुल साफ दिखती है। कैसे? भारत के लिए चुनौती ये है कि वो इस नेतृत्व की भूमिका को अमेरिका के साथ अपने संबंधों के साथ कैसे संतुलित करेगा। हमारे सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिक्स को एक अमेरिका विरोधी गुट के तौर पर देखते हैं। तो भारत को रूस से तेल खरीदने जैसे मुद्दों पर अमेरिकी शुल्कों से बचने के लिए बहुत संभल कर चलना होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन दिल्ली में हुआ G20 शिखर सम्मेलन दिखाता है कि भारत में ये काबिलियत है। सही बात है। उस समय भी भारत ने बड़ी खूबसूरती से दुनिया की बड़ी ताकतों और अपने हितों के बीच संतुलन बनाया था। बिल्कुल। और इसी क्षमता को आगे बढ़ाते हुए स्रोतों में एक बहुत ही व्यावहारिक सुझाव दिया गया है। क्या सुझाव है? सुझाव यह है कि अगर ब्रिक्स जलवायु वित्त मतलब क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पैसे जुटाने पर गंभीरता से काम करना चाहता है तो उसे विश्व बैंक और IMF के प्रमुखों को भी अपने शिखर सम्मेलन में बुलाना चाहिए। लेकिन उन्हें तो G7 का करीबी माना जाता है।
हाँ, माना जाता है, लेकिन सच तो ये है कि उनके बिना इतने बड़े काम के लिए पैसा जुटाना लगभग नामुमकिन है। ये एक दूरदर्शी कदम होगा। तो एक तरफ भारत ब्रिक्स के जरिए ग्लोबल साउथ का नेता बनना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे अमेरिका को भी नाराज नहीं करना है। और यही दुविधा हमें हमारी अगली चर्चा की ओर ले जाती है, ट्रंप का शांति बोर्ड। हाँ, ये एक बहुत बड़ी उलझन है। यह बोर्ड इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को सुलझाने के लिए बनाया गया है और भारत को इसमें शामिल होने का न्योता मिला है। भारत ने इसके ऐलान के कार्यक्रम में तो हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अभी भी न्योते पर विचार कर रही है। यह एक बड़ा धर्म संकट है। हाँ, और इसमें शामिल होने के पक्ष में भी कुछ मजबूत तर्क हैं। एक तो ये कि भारत हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है, तो ये उनकी मदद करने का एक मौका हो सकता है। और दूसरा यूएई, सऊदी अरब, इजराइल जैसे भारत के करीबी सहयोगी देश इसमें शामिल हैं, तो भारत पर भी दबाव है। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप के न्योते को सीधे सीधे ठुकराने का मतलब है अमेरिका से रिश्ते खराब करना, जो भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, अगर इस शांति बोर्ड में फिलिस्तीन ही शामिल नहीं है तो ये शांति किसके बीच कराएगा? स्रोतों ने तो इस पर कई खतरे की घंटियां बजाई हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहाँ दो बड़ी समस्याएं हैं। क्या है वो? पहली, ये बोर्ड बना कैसे है? इसकी पूरी संरचना संयुक्त राष्ट्र को एक तरह से दरकिनार करने के लिए बनाई गई है। ट्रंप खुद इसके अध्यक्ष हैं और बोर्ड में उनके दोस्त और परिवार वाले भरे पड़े हैं। मतलब ये किसी अंतर्राष्ट्रीय पहल से ज्यादा उनका एक निजी प्रोजेक्ट लगता है। सही कहा। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें कौन शामिल नहीं है। यानी खुद फिलिस्तीनी लोग। हाँ, जिनके लिए बना है। ये तो शांति वार्ता के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है। ये उन सभी देशों का अपमान है जिन्होंने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दी है। और विडंबना देखिए, नरसंहार के आरोपी नेतन्याहू इसमें शामिल है, लेकिन फिलिस्तीन के राष्ट्रपति नहीं। भारत के लिए एक और बड़ी चेतावनी है पाकिस्तान की मौजूदगी। अच्छा, वो कैसे? खतरा ये है कि ट्रंप कश्मीर मुद्दे को भी इस बोर्ड के एजेंडे में लाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे भारत एक बहुत ही अजीब स्थिति में फंस जाएगा। और तो और, इसमें स्थायी सदस्यता के लिए $1 अरब की फीस रखी गई है। हाँ, ये किसी शांति पहल से ज्यादा एक बिजनेस डील जैसा लगता है। ये तो वाकई एक जाल जैसा लग रहा है। तो फिर भारत को क्या करना चाहिए? क्या स्रोत इस पर कोई सलाह देते हैं? सलाह बहुत साफ है, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। अगर भारत बिना किसी स्पष्टता के इसमें शामिल होता है तो वो ट्रंप के मनमाने फरमानों पर सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाला बनकर रह जाएगा, एक रबर की मुहर की तरह। बिल्कुल। नई दिल्ली को अपने सहयोगियों, खासकर फिलिस्तीनियों से बात करते रहनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, भारत को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। चलिए अब इस बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से हटकर देश के भीतर एक बहुत ही जरूरी और चिंताजनक मुद्दे पर नजर डालते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम वैश्विक मंच पर संतुलन साधने की बात कर रहे हैं, उसी वक्त हमारे घर में एक बहुत बड़ा संकट मुंह बाए खड़ा है। हिमालय का पारिस्थितिक संकट। और ये तस्वीर बहुत ही गंभीर है। स्रोत बताते हैं कि अकेले 2025 में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं में 4000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। हिमाचल और उत्तराखंड सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। हाँ, धारली और हरसिल जैसे शहर बादल फटने और भूस्खलन से तबाह हो गए। और यहीं पर सबसे बड़ा और चौंकाने वाला विरोधाभास सामने आता है। इतनी तबाही देखने के बावजूद सरकार उसी आपदा वाले इलाके में 4 धाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना को आगे बढ़ा रही है। और इस परियोजना के लिए लगभग 7000 पुराने देवदार के पेड़ काटे जा रहे हैं। 7000 पेड़? हमें ये समझना होगा कि ये देवदार के जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, ये हिमालय की जीवन रेखा है। इनकी गहरी और फैली हुई जड़ें पहाड़ी ढलानों को पकड़ कर रखती हैं, भूस्खलन को रोकती हैं। और ये जंगल गंगा के पानी को भी तो साफ रखने में मदद करते हैं। बिल्कुल। इन पेड़ों में कुछ ऐसे अनोखे गुण होते हैं जो नदी के पूरे इकोसिस्टम को स्वस्थ रखते हैं। और सरकार का ये कहना कि हम इन सदियों पुराने पेड़ों को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगा देंगे, ये तो पर्यावरण के लिहाज से सरासर बेवकूफ़ी है। हाँ, विशेषज्ञ कहते हैं कि ये उन्हें काटने के बराबर ही है। उनकी जो भूमिका उस खास जगह पर है, उसे कहीं और दोहराया नहीं जा सकता। और स्रोत तो इस पूरी परियोजना को झूठ पर बनी परियोजना कहते हैं। बिल्कुल। इसकी नाकामियों की एक लंबी लिस्ट है। पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का ठीक से आकलन ही नहीं किया गया। पहाड़ों को बहुत ही खतरनाक तरीके से सीधा खड़ा काटा गया है। और निर्माण का सारा मलबा सीधे नदियों में फेंका जा रहा है। या ये है
कि इस 700 किलोमीटर लंबी सड़क के किनारे 800 से ज्यादा नए भूस्खलन वाले इलाके बन गए हैं। हालत ये है कि स्थानीय लोग अब सरकार की इस ऑल वेदर रोड का मजाक उड़ाते हैं। उसे ऑल पैदल रोड कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये रास्ता भूस्खलन की वजह से आए दिन बंद रहता है। और सबसे परेशान करने वाली बात जानते हैं क्या है? क्या? सरकार का ये कदम उसकी अपनी ही एक नीति का सीधा उल्लंघन है। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने का राष्ट्रीय मिशन। हाँ, ये मिशन 2014 में इसीलिए बनाया गया था ताकि हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी की रक्षा की जा सके। मतलब सरकार अपने ही बनाए नियमों को तोड़ रही है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पहाड़ पर गलत तरीके से सड़क बनाना एक चिंगारी लगाने जैसा है। और जलवायु परिवर्तन उस चिंगारी पर पेट्रोल डालने जैसा है, जो खतरे को कई गुना बढ़ाने का काम करता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये एक विनाशकारी कॉम्बिनेशन है। हाँ, और स्रोत चेतावनी देते हैं कि अभी हम बाढ़ का वाटर पीक चरण देख रहे हैं। मतलब जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो नदियों में पानी बढ़ रहा है। लेकिन जब ग्लेशियर पूरी तरह पिघल जाएंगे तो उसके बाद पानी की कमी और सूखे का एक लंबा और भयानक दौर आएगा। स्रोत की एक पंक्ति इस पूरी स्थिति के सार को बहुत शक्तिशाली ढंग से बयां करती है। हिमालय के बिना कोई भारत नहीं है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये इस पूरे उपमहाद्वीप के अस्तित्व की नींव है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये हमारे वजूद की बात है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? मुझे तो यही लग रहा है कि भारत एक ही समय पर कई मुश्किल मोर्चों पर लड़ रहा है। हाँ, मतलब बदलती दुनिया में अपनी जगह बनाना, नए नेतृत्व की भूमिकाएं तलाशना, मुश्किल कूटनीतिक फैसलों का सामना करना और साथ ही घर पर विकास और पर्यावरण के बीच एक जानलेवा संघर्ष से जूझना। हाँ, और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। हमारे स्रोतों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिर्फ ताकत के दम पर काम करने के बजाय कानून के राज को अहमियत देने की बात कही है ना? हाँ, और कूटनीतिक उलझन में भारत को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की सलाह दी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या होगा यदि यही सिद्धांत, यानी वैज्ञानिक तर्क और लंबे समय की स्थिरता को छोटे मोटे फायदों से ऊपर रखने का सिद्धांत, जैसा कि हिमालय संकट हमें सिखा रहा है, क्या होगा अगर वो सिद्धांत न सिर्फ भारत की घरेलू नीति को एक नई दिशा दे, बल्कि उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के नैतिक अधिकार और नेतृत्व को भी मजबूत करे जिसे वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है।